हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम पर। दोस्तों, आई होप आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सीईटी का एग्जाम बहुत जल्दी ही होने वाला है और इसी सीरीज में हम आज के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने एक सीरीज चला रखी है, हम टॉप 300 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट के। उसी सीरीज में हम आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ। इकोसिस्टम इनमें से किन की सबसे छोटी यूनिट होती है। देखिए, जो इकोसिस्टम है वो आपके ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें, बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है या मीजोस्फीयर है। तो जो इकोसिस्टम होता है वो आपके बायोस्फीयर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है, देखिए, बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जहां पर मैं थोड़ा डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहां पर क्या, जहां पर ये बन रहा है, ये इंटरसेक्शन बन रहा है। और ये इंटरसेक्शन किस किस के बीच में बन रहा है? ये एयर, लैंड और वाटर। जहां पर एयर, लैंड और वाटर तीनों हो, वहां पर क्या बनेगा? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? वो होगी इकोसिस्टम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, सेकेंडरी कंज्यूमर डिराइविंग देयर एनर्जी फ्रॉम। जो द्वितीय उपभोक्ता होता है, जो दूसरे नंबर का उपभोक्ता होता है, वो अपनी ऊर्जा को कहां से प्राप्त करता है? देखिए, जैसा हमने पढ़ा था एनर्जी पिरामिड के अंदर, हमने एनर्जी पिरामिड के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अलग अलग प्रकार के लेवल होते हैं। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? लेवल होते हैं भाई। अलग अलग प्रकार के लेवल होते हैं। जैसे एक लेवल ये बन गया, एक लेवल ये बन गया, एक लेवल ये बन गया। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो जो सबसे नीचे जो लेवल होता है, सबसे बेस में जो होते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद आपके कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद कौन होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद कौन होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद होते हैं थर्ड लेवल के कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद थर्ड लेवल के कंज्यूमर। थर्ड लेवल। ठीक है। और सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर होते हैं एपेक्स प्रोड्यूसर। एपेक्स प्रोड्यूसर। ठीक है। तो आप यहां से पता लगा सकते हैं कि जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर कहां से अपनी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर अपनी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं कहां से? प्राइमरी कंज्यूमर से। और प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर वो होंगे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को अपना भोजन बनाएंगे। और हमें पता है प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होते हैं जो सनलाइट को एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। मतलब जो अपना भोजन सनलाइट से बनाते हैं। और हमें पता है सनलाइट से भोजन कौन बनाता है? सनलाइट से भोजन कौन बनाता है? प्लांट्स एंड वेजिटेशन। प्लांट्स एंड वेजिटेशन, या आप बोल लीजिए पेड़ पौधे। ठीक है। और इनको अपना भोजन कौन बनाएगा? जो प्लांट्स और वेजिटेशन को ही अपना भोजन बनाएगा, वो होगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। और ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होंगे? वो शाकाहारी। वो क्या होंगे? वो शाकाहारी होंगे। तो जो हमारा आंसर है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाता है?
यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो अपनी एनर्जी डिराइव कहाँ करेंगे, कहाँ से? वो शाकाहारी से अपनी एनर्जी डिराइव करेंगे। क्लियर है भाई? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी कंज्यूमर को ही अपना भोजन बनाएंगे, और प्राइमरी कंज्यूमर अपना भोजन बनाएंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर को। प्राइमरी प्रोड्यूसर अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर अपनी एनर्जी लेते हैं सनलाइट से। ठीक है, मतलब सनलाइट से वो एनर्जी लेते हैं और सनलाइट की मदद से वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और इसी टर्म में अगर हम देखें तो जो प्लांट्स और वेजिटेशन को खाएगा वो क्या होगा? वो शाकाहारी ही होगा। और सेकेंडरी कंज्यूमर आप ध्यान में रखिए, सेकेंडरी कंज्यूमर हमेशा ही शाकाहारी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एन एस्चुरी इज द प्लेस वेयर, एक मुहाना वो स्थान होता है जहां क्या होता है? जहां पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, या आमतौर पर मछली की बहुतायत मात्रा का समर्थन करता है, या नदी समुद्र के साथ जुड़ती है, या सभी। देखिए एस्चुरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई भी एक नदी आती ही किससे मिलती है? समुद्र से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिवर जॉइन विद सी। जब नदी समुद्र के साथ जुड़ती है उस जगह हम कहते हैं मुहाना। आपने सुना भी होगा नदी का मुहाना, जहां पर नदी खत्म होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the organic nutrients of dead plant and animal are converted into inorganic substances by microbes which are absorbed by। देखिए ये क्वेश्चन लैंग्वेज इसकी समझने की है, आपने कुछ नहीं करना, इसमें आपने सिर्फ लैंग्वेज समझनी है और फिर ध्यानपूर्वक आंसर देना है। पूछ क्या रहा है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जितने भी कार्बनिक पोषण तत्व हैं वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाय माइक्रोब, सूक्ष्म जीवों की मदद से, सूक्ष्म जीवों की मदद से। यहां पर अगर रोगाणु की बजाय सूक्ष्म जीव शब्द सही रहेगा। सूक्ष्म जीवों की मदद से कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? अगर आपने एनर्जी पिरामिड को बहुत अच्छे ढंग से देखा है लास्ट क्लास में, अगर आपने एनर्जी पिरामिड को लास्ट क्लास में अच्छे ढंग से देखा है तो ये क्वेश्चन करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं एक बार थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया है क्या? यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये है हमारा एनर्जी डायग्राम, ये हमारा एनर्जी डायग्राम है। इसमें मैं एक दो चीज और ऐड करना चाहूंगा, एक दो चीज और ऐड करना चाहूंगा जो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखिए ये हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये थर्ड लेवल कंज्यूमर है, ये एपेक्स प्रोड्यूसर है। ये सभी आपस में मिलके एक चीज बना रहे होंगे या एक चीज छोड़ रहे होंगे। वो कौन? डिकम्पोस्ट। आप बोल सकते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल को, आप ये वेस्ट मटेरियल जहां से इन सभी लेवल से वेस्ट मटेरियल निकल रहा होगा, वेस्ट निकल रहा होगा, इस वेस्ट को डिकम्पोजर क्या करेगा? डिकम्पोजर, या आप माइक्रोब्स बोल सकते हैं। माइक्रोब्स इस वेस्ट मटेरियल को ये डिकम्पोजर या माइक्रोब्स, ये डिकम्पोजर या माइक्रोब्स दोबारा से कहां भेज देंगे? ये दोबारा से प्राइमरी प्रोड्यूसर को एज ए एनर्जी इनपुट के रूप में भेज देंगे। ठीक है, देखिए इन एनर्जी पिरामिड के अंदर
हर एक लेवल से वेस्ट निकलेगा, उस वेस्ट को डीकंपोजर या माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मटेरियल से इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे और वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, वो लिया जाएगा। किसके द्वारा लिया जाएगा? वो प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा लिया जाएगा। दोबारा से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को। हर एक एनर्जी लेवल से वेस्ट मटेरियल निकलेगा और उस वेस्ट मटेरियल को डीकंपोजर या माइक्रोब्स क्या करेंगे? ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदल देंगे और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किसके द्वारा एब्जॉर्ब या अवशोषित किए जाएंगे? वो प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा अवशोषित किए जाएंगे। क्लियर है? तो आपको यहां से ये समझ में आ जाना चाहिए। इसमें पूछा गया है एब्जॉर्ब बाय, कि उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा या उसको अवशोषित किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जो वो अकार्बनिक पदार्थ है वो किसके द्वारा अवशोषित किया जाएगा? वो प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है ये। जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, इस क्वेश्चन में कहना ही रहता है जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उस वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोजर डिकम्पोज तो कर देंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, बट वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिए किसके द्वारा जाएंगे? वो लिए जाएंगे किसके द्वारा या एब्जॉर्ब किए जाएंगे किसके द्वारा? प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंजर्वेशन विद इन नेचुरल हैबिटेट्स। हमने लास्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने इसको लास्ट क्लास में, कि विद इन द नेचुरल हैबिटेट्स, प्राकृतिक आवासों के भीतर संरक्षण को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। बिल्कुल आपने देखते ही बता देना था ये तो, कि उसको हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। जब भी किसी नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही हम उस पूरे एरिया को ही अगर हम रिजर्व कर दें तो उसको हम कहेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक कंटेन्स, रेड डेटा बुक में क्या क्या होते हैं भाई? रेड डेटा बुक में क्या क्या होते हैं? ऑल प्लांट स्पीसीज, सभी पौधों की प्रजातियां, ऑल एनिमल स्पीसीज या सभी पशुओं की प्रजातियां, या थ्रेटेंडेड स्पीसीज खतरे वाली प्रजातियां, या फिर डी इकोनॉमिकल इंपोर्टेंट स्पीसीज या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां। देखिए जो हमारा रेड डेटा बुक है, रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक, इस बुक के अंदर वो सारी स्पीशीज होती हैं जो क्या हैं? जो खतरे में है, जो खतरे में प्रजातियां होती हैं, जो प्रजातियां खतरे में होती हैं वो हमारी किस में है? वो हमारी रेड डेटा बुक में है। तो हम बोल सकते हैं कि जो खतरे वाली प्रजातियां हैं एक बुक में कंप्राइज कर दिया गया है, उस बुक का नाम है रेड डेटा बुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लाइन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने बताना है कि भारतीय शेर का प्राकृतिक निवास स्थान कौन सा है। भारतीय शेर का प्राकृतिक निवास स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सुंदरबन डेल्टा, गिर फॉरेस्ट, बांदीपुर नेशनल पार्क या काजीरंगा नेशनल पार्क। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखते ही पता लग जाना चाहिए। तो ये क्या है? ये गिर फॉरेस्ट के अंदर, गिर फॉरेस्ट ही क्या है? भारतीय शेर का प्राकृतिक निवास स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। हर साल हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को किस दिन मनाते हैं? आपने बताना है किस दिन हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं। देखिए ये एक ऐसा मंथ होता है जिसमें सबसे कम दिन होते हैं और उस लास्ट दिन को हम क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे मनाते हैं। तो अगर हिंट आप मेरे देखोगे तो आपको पता लग ही गया होगा ये क्या होगा? ये 28 फेब होगा। 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे मनाते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि नेशनल साइंस डे
ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी साइंटिस्ट से रिलेटेड होगा। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये किस साइंटिस्ट से रिलेटेड है। आपने मुझे साइंटिस्ट का नाम बताना है, कौन से साइंटिस्ट से रिलेटेड है, बताइए। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि नेशनल साइंस डे किस साइंटिस्ट से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीसीपी सीपीसीबी का पूरा नाम क्या है? सीपीसीबी का पूरा नाम क्या है, बताइए। सीपीसीबी का पूरा नाम कमेटी ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, या कमेटी ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इट स्टैंड फॉर सीपीसी। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसका जो गठन किया गया था वो 1974 में 1974 में इसका गठन किया गया था। किसके अंडर? वाटर एक्ट के अंडर। बट इसमें कंप्लीट पॉल्यूशन को ही ऐड कर लिया गया था। बट इसका अगर पूछा जाए इसका गठन किस एक्ट के तहत हुआ था, इसका गठन हुआ था वाटर एक्ट के तहत। ठीक है, और कब हुआ था? 1974 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर इन कॉलम इज मेजर्ड बाय। स्तंभ में ओजोन परत को किसके द्वारा मापा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, लाइट ईयर, डॉप्सन यूनिट, या आर्किमिडीज यूनिट। देखिए एक डिवाइस होता है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? हम ओजोन लेवल को मापते हैं। ओजोन लेवल ओजोन लेवल हम मापते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा। और जो इस मीटर में यूनिट होती है वो होती है डॉप्सन। ठीक है, जो उसके लेवल को बताती है वो लेवल बताती है डॉप्सन से। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट इज द राइट आंसर। क्लियर है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है ओजोन लेवल को मापने के लिए, और इसकी हर एक यूनिट हम मापते हैं डॉप्सन में। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की खोज की थी, उनका नाम डॉप्सन था, इसलिए उनके नाम पर ही डॉप्सन यूनिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनएबिलिटी ऑफ लंग्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कॉज्ड बाय। गैसों के आदान प्रदान के लिए फेफड़ों की क्षमता डैश के कारण होती है। फेफड़े हमारे ब्लॉक हो जाते हैं किसके कारण? इनमें से रीजन पूछा गया आपसे, पार्टिकुलेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो जो ये तीनों आपके तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये तीनों गैसेज हैं। ठीक है, और इन्हीं के तो आदान प्रदान के लिए पूछा गया है। आदान प्रदान की ही बात हो रही है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, बट उनको उनमें रुकावट किसके द्वारा पैदा होती है? रुकावट जो पैदा होती है वो पार्टिकुलेट के द्वारा पैदा होती है। जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो हमारे लंग्स में जाके जो ब्लॉकेज बना देते हैं, तब क्या होता है? तब उनकी जो कैपेसिटी है टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्टिकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the colorless, odorless, and toxic gas is produced when organic material like coal and their product incompletely burn? जब कोयले और उसके उत्पाद
अधूरे जलते हैं, ये पूरे नहीं है भाई, ये इनकम्प्लीटली है, ये ध्यान देंगे आप, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में हो जाती है दिक्कत। ये प्रोडक्ट इनकम्प्लीटली बर्न्ड होता है, अधूरे जब वो जलते हैं, ठीक है, तब एक ऑर्डरलेस कलरलेस खतरनाक गैस निकलती है, रंगहीन गंधहीन एक गैस निकलती है। वो कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर या नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए, जब कोयला और उसके उत्पाद अधूरे रूप से जलेंगे और जो उनमें से रंगहीन गंधहीन जो टॉक्सिक गैस निकलेगी, उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस निकलेगी भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पोल्यूटेंट इज एसोसिएटेड विद एसिड रेन। आपने बताना है इनमें से कौन सा प्रदूषक है जो अम्लीय वर्षा से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। देखिए, जब एसिड रेन होती है, एसिड रेन होती है तो रेन के अंदर एक एसिड आता है जिसका नाम है HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3 बनता किसकी वजह से है? जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तब क्या बनता है? HNO3 बनता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू सोइल पोल्यूशन। इनमें से आपने बताना, देखिए इन चार ऑप्शंस में से आपने बताना है कि मृदा प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान किसका है। आपका ऑप्शन ए है पेस्टिसाइड एंड हार्बिसाइड्स, ऑप्शन बी है वोल्केनिक इरप्शन, या सी है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, या डी है सोलर रेडिएशन। आपने बताना है कि इनमें से सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान किसका है। तो अगर हम देखें इनमें सब में, अगर सबसे ज्यादा मृदा प्रदूषण का योगदान है तो किसका है? कीटनाशक। ठीक है, और हार्बिसाइड, हार्बिसाइड का मतलब क्या है? जो वेजिटेशन को खत्म कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका, अगेन मैं कहूंगा, ट्रांसलेशन की थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, जड़ी बूटियां नहीं आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। आपने बताना है यूट्रोफिकेशन क्या होता है। ऑप्शन ए है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, या पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज विद एक्सेस न्यूट्रिएंट, या फिर डी है एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन। हिंदी में बता देता हूं ऑप्शन एक बार। यूट्रोफिकेशन का मतलब आपसे पूछा गया है, और आपका पहला ऑप्शन है ओजोन परत का क्षरण होना या ओजोन परत का खत्म होना। ऑप्शन बी है ग्रीन हाउस गैसों का संचय या ग्रीन हाउस गैसों का इकट्ठा होना। ऑप्शन सी है अतिरिक्त पोषक तत्वों के साथ मीठे पानी के निकायों का प्रदूषण होना, या महासागरों का अम्लीकरण होना। देखिए, जो यूट्रोफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन में होता क्या है बेसिकली, जो आपका फ्रेश वाटर बॉडीज है उसके अंदर ज्यादा प्रदूषक तत्व आ जाते हैं, ज्यादा प्रदूषक तत्व आ जाते हैं, तब क्या होता है? तब यूट्रोफिकेशन हो सकता है। तब हम आपको बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो होगा राइट आंसर, पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज विद एक्सेस न्यूट्रिएंट। जब एक्सेस न्यूट्रिएंट वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, तब उस सिचुएशन को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं भाई? यूट्रोफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग हैव लो बायोडाइवर्सिटी। आपने बताना है इनमें से किसकी जैव विविधता कम है। किसकी जैव विविधता कम है भाई? आपने बताना है। आपका ऑप्शन ए है हिमालय रीजन, बी है इंडो बर्मा रीजन, सी है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, या डी है सुंडरलैंड। आपको पता है सुंडरलैंड कहां पर है? सुंडरलैंड है आपका निकोबार पे है।
सुंडरलैंड कहां पे है? निकोबार। निकोबार रीजन में, ठीक है। तो सुंडरलैंड के अंदर ही सबसे कम, सबसे लो बायोडायवर्सिटी है। सबसे लो बायोडायवर्सिटी कहां पर है? सुंडरलैंड में। जो टोटल इंडिया की बायोडायवर्सिटी कितनी है? 1.28%। 1.28%। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पर है, तो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पर है? वो है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका। सबसे ज्यादा कितनी है? ये है आपकी 64.95%। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां है, तब आप कहोगे वेस्टर्न घाट या श्रीलंका रीजन में है। अगर आपसे पूछा जाए लो बायोडायवर्सिटी कहां पर है इंडिया में, तब आप कहोगे सुंदरलैंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज द मेन सोर्स ऑफ हैवी मेटल कंटेमिनेशन इन सोइल। आपने बताना है कि मिट्टी के अंदर जब भारी धातु के साथ प्रदूषण होता है, जब भारी धातु मिट्टी में जाके प्रदूषण करती है, तो उसका सबसे मेन स्रोत क्या है, उसका मुख्य स्रोत क्या है भाई? आपके ऑप्शंस हैं औद्योगिक अपशिष्ट, या खनन गतिविधियां, या कृषि अपवाह, या फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देखिए, जब मिट्टी के अंदर भारी धातु के तत्व मिलते हैं, उसका मेजर जो रीजन है वो है माइनिंग एक्टिविटी। जब हम माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग करते टाइम क्या होता है, जो भारी धातु है वो मिट्टी को प्रदूषित बहुत ज्यादा करती है। आपने देखा होगा जहां पर माइनिंग होती है वहां पर कई सालों तक लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। क्यों क्यों नहीं हो पाती? क्यों? क्योंकि वहां पर मिट्टी के अंदर भारी धातुएं बहुत ज्यादा मिल जाती है। ठीक है। और कोई वेजिटेशन नहीं हो पाती वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर फिशिंग कैन लीड टू। आपने बताना है ओवर फिशिंग से क्या क्या हो सकता है। आपका ऑप्शन ए है, मछली की आबादी में गिरावट आ सकती है, या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो जाता है, या जैव विविधता का नुकसान हो जाता है, या ये सभी। बिल्कुल, ये सारी चीजें हो जाएंगी ओवर फिशिंग की वजह से। अगर हम ओवर फिशिंग करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा, और क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगी मरीन इकोसिस्टम, और फिश पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कॉज ऑफ डेड जोन इन ओशन। महासागरों में मृत क्षेत्रों का प्राथमिक कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सीवेज डिस्चार्ज, ऑयल स्पिल्स, न्यूट्रिएंट रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर। हिंदी में बता देता हूं आपको। जो आपका पहला ऑप्शन है वो है, जब हम सीवेज को, जो हमारे पॉपुलेटेड एरिया से जो सीवेज निकलते हैं उसको अगर हम ओशन में छोड़ दें, या उसमें तेल का रिसाव हो जाए, या जो कृषि से जो पोषक तत्व हैं वो चले जाएं ओशन में, या ये सभी। देखिए, जो इसका आंसर होगा, आंसर तो होगा ये सभी। ये जो सारी एक्टिविटीज होती हैं इन सभी की वजह से क्या होता है, डेड जोन बनता है। लेकिन वो डेड जोन मेनली बनता कैसे है? बनता कैसे, देखिए, जब दो न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस जब पॉपुलेटेड एरिया से ओशन में जाते हैं, तो ओशन के अंदर ये एल्की ब्लूम को
क्या कर देते हैं, एल्गाई ब्लूम्स को एक काम कर देते, ये एल्गी ब्लूम्स को एक तरीके से भोजन प्रदान करते हैं। ये एल्गी ब्लूम्स का एक तरीके से भोजन है या उनका मेन पोषक तत्व। और ये एल्गी ब्लूम्स क्या करता है, ये ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है या खत्म करने स्टार्ट कर देता है। एल्गी ब्लूम्स ओशन के अंदर से ऑक्सीजन को सक कर लेता है, ऑक्सीजन पूरी खत्म कर देता है। और इस ऑक्सीजन के कम या खत्म होने के कारण क्या होता है, जो एक्वेटिक जो एक्वेटिक पॉपुलेशन है वो क्या है, वो डेड होना शुरू होती है। और जहां पर ये जोन बनता है उसी को हम कहते हैं क्या, उसी को हम कहते हैं डेड जोन। ठीक है, तो डेड जोन कहां बनेगा, जहां पर पानी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाएगी। और ये नाइट्रोजन और फास्फोरस एल्गी ब्लूम्स के लिए भोजन या पोषक तत्वों का काम करते हैं। और एल्गी ब्लूम्स पानी के अंदर, ओशन में से पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म करता है। और ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होने से जो एक्वेटिक पॉपुलेशन है वो मरना स्टार्ट हो जाती है। और जहां पर ये जोन बनता है उसी को हम कहते हैं डेड जोन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या कोई भी आपको टॉपिक कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है, या कोई ऐसा टॉपिक आपको लग रहा है कि ये बन नहीं पा रहा है, इसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं और आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को कंप्लीटली करवाया जाए। ठीक है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होगे, मैथ्स के भी सीरीज चली हुई है, एनवायरनमेंट की भी सीरीज चली हुई है, और बाकी और बहुत सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो क्लासेस देखिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।